सभी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत जो स्कूल है वो सभी बच्चे आज जो ऑनलाइन लेक्चर में हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी बच्चों का 9वीं कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2021-22 इस शैक्षणिक सत्र में आपका, हमारे सभी अधिकारियों का और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सभी सहकारी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे जाने से पहले मैं अपना थोड़ा अल्प परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम मुरलीधर बबन कर्डक है, जो कि मैं फिलहाल मोतीशाह लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माझगांव मुंबई 10 यहाँ लगभग 4 साल से मैथ 1 और मैथ 2 का अध्यापन कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा सत्र है, प्रथम सत्र जो है, शैक्षणिक सत्र में 2 सत्र आते हैं, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। और ये प्रथम सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं गणित भाग 2 का। आज का जो लेक्चर है पूरा, वो विषय परिचय हमें करना है कि गणित भाग 2 क्या है। क्योंकि आज तक बच्चों देखो, आपने 5वीं कक्षा से आगे 8वीं कक्षा तक आपको खाली एक ही बुक था, आपको खाली एक ही गणित बुक लेके जाना है, आना है, उसमें पढ़ना था। या देखो, मैंने स्क्रीन में पहले 8वीं कक्षा का एक बुक रखा है, उसमें दोनों भी था, लेकिन बाय फॉरगेट नहीं था, अलग अलग बुक नहीं थी। आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा का अभ्यासक्रम पूर्ण करके अभी आप माध्यमिक स्तर का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं बच्चों। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 8वीं कक्षा के अध्ययन तक आपके पास एक ही पाठ्य पुस्तक थी। अब गणित भाग 1 तथा गणित भाग 2 ऐसी 2 पाठ्य पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है बच्चों। देखो, 8वीं कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में ये दोनों भी चीजें थी, लेकिन अलग अलग बुक नहीं थी। उसमें आपको रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, रिक्त आदि के गुणधर्मों की जांच आप लोगों ने 8वीं कक्षा में की है। अब और कुछ गुणधर्मों को तर्क शुद्ध सोपानों से सिद्ध करना हम इस साल सीखने वाले हैं 9वीं कक्षा में। तार्किक पद्धति से प्रस्तुत करना यह कौशल्य व्यवहार तथा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। इसलिए ये भूमिति, गणित भाग 2 को ही भूमिति कहा जाता है। 2 साल पहले ये बीज गणित और भूमिति ऐसे नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 साल पहले बोर्ड ने इसे गणित भाग 1 और गणित भाग 2 इस ऐसा बुक को पाठ्य पुस्तक को नाम दिया है। हम गणित भाग 2 को भूमिति के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ देखो कि ये भूमिति क्या है, या गणित भाग 2 क्या है, और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। देखो, 9वीं कक्षा विषय गणित भाग 2 में जो आज हमें पढ़ना है, भाग 2, उसे हम भूमिति के नाम से जानेंगे। मराठी में उसे भूमिति कहा जाता है, हिंदी में ज्यामिति भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में ज्योमेट्री, ऐसे हम उसे नाम से जानते हैं। अब ये तीनों शब्दों का अर्थ जो है, उसकी परिभाषा क्या है, मतलब ये ज्योमेट्री हमें क्यों पढ़नी है, क्यों ये हमारे स्कूल में ये हमें पढ़ाया जाता है, उसका आगे जाकर हमें क्या इस्तेमाल करना है, क्या उपयोग करना है, ये हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि उसकी परिभाषा क्या है, भूमिति की परिभाषा।
देखो परिभाषा ऐसी है कि भूमिति जो शब्द है, उस भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम हमें पता चलता है। मतलब जो भूमिति नाम है वो अगर हम लोगों ने बायफर्गेट किया, मतलब दो भाग किए, पहला है भू अर्थात क्या हुआ, जमीन, जमीन पृथ्वी, भू अर्थात जमीन, तथा मिति, मिति यानी मापन करना। अब दो शब्दों का अर्थ अगर हम लोगों ने एक साथ लिया तो क्या हो जाएगा कि जमीन की मापन, जमीन की मापन, जहां अवकाश है, जहां स्पेस है, उसकी हमें मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। देखो बच्चों, हमारी खेती बाड़ी रहती है, उसमें अगर हमें खेत भी मापन करना है तो वो उसकी आवश्यकता हमें पड़ी थी। तो इसलिए इस घटक या भूमिति या फैकल्टी का ये गणित का शाखा का जन्म हुआ है। फिर से मैं दोहराता हूं कि भूमिति यानी भू यानी जमीन, तथा मिति यानी मापन। इस आधार पर जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय का निर्माण हुआ है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम कि अगर हमें घर में अगर फ्लोर में जहाँ फ्लोर है हमारा, वहां हमें फर्शी बिठानी होगी, तो भी हमें क्या करना पड़ता है, उस एरिया का पूरा मेजरमेंट करना पड़ता है। उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई सब हमें क्या करना है, उसका मापन करना है। और उसके बाद हम बाजार से क्या करते हैं बच्चों, वहाँ फर्शी लेके आकर बिठाते हैं। मतलब ये जो है, ये भूमिति के संदर्भ में आपको ये उदाहरण दे दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए अभी कि परिभाषा क्या है भूमिति की, तो जमीन की मापन करना। अब हम ये पढ़ने जा रहे भूमिति या भाग दो, गणित भाग दो। तो ये पढ़ने के बाद, ये पढ़ते समय हमें दो सत्र में एग्जाम देनी है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। तो उसमें ये गणित भाग 1 और गणित भाग 2 की क्या मार्किंग स्कीम रहेगी। फिलहाल तो हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम में गणित में दो पार्ट आते हैं, भाग 1 और भाग 2। इसलिए यहाँ मैंने आपके सामने गणित भाग 1 यानी बीज गणित का 40 मार्क आपको रिटर्न में लिखना है, थ्योरी। दूसरा है गणित भाग 2, वो भी 40 मार्क में आपको फाइनल वार्षिक प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में आपको लिखना है। ये 40 और ये 40 टोटल 80 मार्क का, ये दोनों बुक मैंने पहले स्लाइड में जो दिखाए थे, वो दोनों बुक आपको टोटल 80 मार्क के लिए रिटर्न थ्योरी में लिखना है बच्चों। और बचे 20 मार्क। ये जो 20 मार्क है वो इंटरनल मार्किंग है, मतलब टीचर आपको वो 20 मार्क देंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे मार्क। आपकी पढ़ाई अच्छी है, ऐसा है वैसा है, इसलिए आपको 20 मार्क दे दिया, ऐसा नहीं बच्चों। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर्गत मूल्यमापन। उसके लिए आपको अगर वर्कशीट प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो आपको पूरा डिटेल भरना है, उसको टीचर को दिखा के चेकिंग करके आपके पास रखना है। तथा एक्सरसाइज, प्रश्न संग्रह कम से कम 10-15 जो भी टीचर बोलेंगे आपको उतना करके रखना है। गणित भाग 1 का अलग और गणित भाग 2 का अलग। उसके बाद ये 20, ये 40 और 40 टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 40 प्लस 40 प्लस 20 टोटल हमारे सामने है 100 मार्क का पेपर गणित का। मैथमेटिक्स में दो भाग, गणित भाग 1, गणित भाग 2। गणित भाग 1 के लिए आपको बाद में समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आज गणित भाग 2 के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि वो 40 मार्क का है। गणित भाग 1 40 और इंटरनल मार्किंग 20 मार्क, यानी टोटल कुल अंक आपके हो गए 100 मार्क। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अब ये गणित भाग 2, ये ज्योमेट्री के जो प्रकरण है, जो बुक है हमारे सामने, जो बुक है उसमें जो
प्रकरण दिए हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, खाली हमें आज ये देखना है कि हमें इस प्रकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दैनंदिन लाइफ में हमें कैसे इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो गणित भाग 2 के प्रकरण का आज हमें अल्प परिचय करना है कि ये घटक कौन से हैं और उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, पहली बात ये ध्यान में रखना है कि आपको अंक गणित, बीज गणित ये भाग अलग है, भाग 1 में आएगा, और 2 में केवल केवल ज्योमेट्री यानी गणित भाग 2 आएगा। और ज्योमेट्री मतलब क्या है ये मैंने आपको अभी बता दिया है। और उस बुक में तो उसमें पहले से लेकर 9 से क्या क्या चैप्टर का नाम है और उसमें कौन से सब पॉइंट्स है और कौन से इंपॉर्टेंस है वो हमें अभी आगे जाकर देखना है। तो पहला चैप्टर का नाम है हमारे भूमिति के मूलभूत संबोध। देखो, नया चैप्टर या नया बुक आपके सामने आया है, आपको मालूम है अभी भूमिति क्या है। तो भूमिति जैसे कोई बिल्डिंग उसके बेस के ऊपर खड़ी रहती है, वैसे ही भूमिति के भी कुछ मूलभूत संबोध होते हैं कि उस संबोध के ऊपर ही भूमिति खड़ी हो पाई है। अगर वो संबोध हम नहीं जान लेते, अगर हमें वो पूरा उसका नॉलेज नहीं आता, तब तक हम भूमिति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो ये भूमिति में जो जो मूलभूत संबोध है, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मूलभूत संबोध संबोध यानी आपको भूमिति में क्या क्या पढ़ना है, ये भूमिति कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक खत्म होती है। तो भूमिति के मूलभूत संबोध में पहला ही पॉइंट है बिंदु। जब बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, अगर दो बिंदु में से एक, दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा हम निकाल सकते, लेकिन अगर तीसरा बिंदु हम कहीं भी निकाले, ड्रॉ किए, और ये तीनों बिंदु से अगर हम एक एक लाइन ड्रॉ करें तो वह त्रिभुज बन जाता है। मतलब 3 बिंदु बन जाते हैं, 3 रेखाएं बन जाती है, 3 कोण बन जाते हैं और त्रिभुज बन जाता है बच्चों। मतलब देखो, मूलभूत संबोध है, शुरुआत है उसकी बिंदु से, उसके बाद रेखा, कोण, रेखाखंड, ऐसे बहुत सारे संबोध आपके सामने इस प्रकरण में आगे आपके सामने आएंगे और हम उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे बच्चों। दूसरा चैप्टर है समांतर रेखाएं। देखो, मैंने पहला पॉइंट बोला था का बिंदु, उसके बाद क्या है, रेखाएं। दो बिंदु से हम एक और एक ही रेखा निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दो समांतर रेखाएं निकालेंगे, और समांतर रेखाएं मतलब एक दूसरे को कभी कभी प्रतिच्छेदित नहीं होती, प्रतिच्छेदित क्रॉस नहीं करती। अगर उसको क्रॉस करना है तो हमें एक और रेखा उसके ऊपर रखनी होगी, यानी तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा की वजह से कोण, बहुत सारे कोण तैयार होते हैं, उसके संदर्भ में हमें यहाँ समांतर रेखा में चर्चा करनी है। देखो बच्चों, ये मैं प्रकरण का नाम बता रहा हूँ, पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने पहले ही 8वीं 7वीं में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, पढ़ाई की है। त्रिभुज, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजाएं। देखो, बिंदु, रेखा, भुजा, ये जो भुजा है त्रिभुज, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 बिंदु, इससे एक आकृति बनती है, वो क्या है बच्चों, त्रिभुज। अभी त्रिभुज में सब पॉइंट्स कौन से हैं वो आगे जाकर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको त्रिभुज, ये तीसरा चैप्टर है और उसकी पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है उसकी रचना करनी है। ये एप्लीकेशन बेस है बच्चों। अगर आपको समझ में आया सवाल, या जो आपको त्रिभुज की रचना कैसी करनी है, कौन सी चीजें देने देने के बाद आपको कैसा वो त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स की जरूरत है, कौन कौन से मेजरमेंट की जरूरत है, कौन कौन से साहित्य की जरूरत है, उसके लिए आपको एक कंपास आपके पास होनी चाहिए बच्चों। और उसमें इंस्ट्रूमेंट
यानी चांदा हुआ, पेंसिल, पट्टी, ये जो बेसिक चीजें है वो आपके पास होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपको ड्रॉ करनी है, खुद को करनी है, उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है, रचना करनी है। उसके बाद पांचवा चैप्टर है चतुर्भुज। चतुर, चतुर यानी चार, भुज, भुज यानी भुजा। जैसे त्रिभुज था, तीन भुजा, वैसे ही चतुर्भुज, चार बिंदु, चार रेखाएं, चार कोण, इससे जो आकृति बनती है बच्चों वो क्या है? चतुर्भुज। उसमें चतुर्भुज में बहुत सारे प्रकार रहेंगे। फॉर एग्जांपल आयत है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ये प्रकार है चतुर्भुज के। तो ये चतुर्भुज के चैप्टर में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो, ये प्रथम सत्र के टोटल 5 चैप्टर, आपको 4 या 5 चैप्टर रहेंगे, तो इसके संदर्भ में आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। फिलहाल पहला चैप्टर है भूमिति के मूलभूत संबोध, दूसरा है समांतर रेखा है, तीसरा है त्रिभुज, चौथा है त्रिभुजों की रचनाएं, पांचवा है चतुर्भुज। अब द्वितीय सत्र में रिक्त, छठा चैप्टर। रिक्त आपको तो मालूम है, सर्कल। उसमें उसके मूलभूत संबोध यानी रिक्त कैसा बना है, रिक्त के उपघटक कौन से हैं, जीवा किसको बोलते हैं, परिधि किसको बोलते हैं, रिक्त का क्षेत्रफल क्या है, रिक्त को कैसे ड्रॉ करना है, दो प्रकार के रिक्त होते हैं, एक अंतरिक्त, एक परिरिक्त, उसको कैसे ड्रॉ करना है, रचना करना है। तो ये हमें रिक्त के चैप्टर में पढ़ना है। तो आपको ये पूरे 9वीं कक्षा में बच्चों 2 चैप्टर ऐसे हैं वहां आपको, जहाँ सॉरी 3 चैप्टर ऐसे हैं कि वह आपको रचना करनी है। 4, 5, 6 ये उसमें आपको कंपास की आवश्यकता है, इसलिए आपको कंपास आपके पास होनी चाहिए। जब ये चैप्टर शुरू होंगे तब ये आपको समझ में आएगा कि क्या 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 करना है। उसके बाद है 7वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति। देखो इस शब्द में निर्देशांक, भूमिति। अभी निर्देशांक क्या है? आलेख पेपर आपको मालूम होगा ही। तो आलेख पेपर में हम 2 अक्ष निकालते, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो आलेख पेपर के ऊपर हम जो भी ये भूमिति पढ़ेंगे, निर्देशांक, वह देखो एक रेखा, एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, वो हर एक पॉइंट को हम क्या करते, निर्देश करते, कोई बिंदु से ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, वो निर्देशांक। ये 7th चैप्टर है निर्देशांक भूमिति। अब निर्देशांक भूमिति में उसकी खोज किसने की, क्या की, वो हमें इस निर्देशांक भूमिति में पढ़ना है। फिर से बिंदु कैसे स्थापित करना है, कौन से बिंदु कहाँ रहते हैं, एक्स अक्ष में कौन से बिंदु, वाई अक्ष पे कौन सा बिंदु, कहाँ हमें प्लस लेना है, कहाँ हमें माइनस लेना है, ये सब चीजें ये निर्देशांक भूमिति में हमें पढ़नी है। 8वां चैप्टर है बच्चों त्रिकोणमिति। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि तीसरा चैप्टर त्रिभुज, उसके बाद रिक्त, निर्देशांक भूमिति और त्रिकोणमिति, ये 4 चैप्टर 10वीं कक्षा में भी है। इसलिए ज्यादातर ये 4 चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना है। पढ़ना तो सभी है, लेकिन आगे जाकर अब ये अगर आपके इस साल एकदम परफेक्ट हो गए तो आपको आगे जाकर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ कि रिक्त, निर्देशांक भूमिति, त्रिकोणमिति या त्रिभुज, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। त्रिकोणमिति में क्या क्या आएगा या हम आगे जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, साइन, कॉस, टैन, वो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, ये सब हम त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले बच्चों। इसके बाद है लास्ट चैप्टर हमारा, जो महत्व मापन के संदर्भ में हम जानते हैं। महत्व मापन में आता है वो, उसमें पृष्ठफल तथा घनफल, मतलब कोई कोई आकृति ऐसी होती 2D 3D, तो उसमें हमें उसका मापन करना है। तो वो उस क्षेत्र का हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो महत्व मापन में उससे पृष्ठफल तथा घनफल, जो भी हमारे सामने आकृति रहती है,
गोला रहता है, शंकु रहता है, ये सब हमें उसका क्या करना है, पृष्ठफल तथा घनफल निकालना है। ये टोटल गणित भाग 2 के टोटल 40 मार्क के लिए प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के लिए 40, ऐसे 80 मार्क के लिए ये टोटल 9 आपके सामने, 9वीं में 9 चैप्टर आपके सामने भूमिति में है। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है बच्चों तो निकाल सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं कि भूमिति के मूलभूत संबंध जो है, पहला ही चैप्टर मैंने अभी कहा था, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, खाली उसमें क्या हमें पढ़ना है ये जानेंगे। तो पहला चैप्टर है भूमिति के मूलभूत संबोध, और उसमें उपघटक रहेंगे। मतलब उपघटक यानी हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस की जानकारी लेनी है, ये हमें यहाँ देखना है। कि पहला पॉइंट था बिंदु। भूमिति के मूलभूत संबोध में भूमिति का जन्म ही बिंदु से हुआ है। तो ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिंदु से ही आगे जाकर रेखा बनती है, आगे जाकर प्रतल बनता है। प्रतल यानी कोई ऐसा स्पेस जहाँ बंदिस्त जगह होनी चाहिए, वो प्रतल, वो कौन सा भी हो, उसको प्रतल कहते हैं। और बिंदु के निर्देशांक तथा दूरी। बिंदु है तो दो दो जगह हम लोगों ने अगर बिंदु स्थापित किया तो उसको निर्देशांक, निर्देशांक ए, निर्देशांक बी, निर्देशांक सी, यानी जो अल्फाबेट से ए से लेकर जेड तक, ये कैपिटल में, बड़े अक्षर में, उसको हम क्या करते हैं, निर्देशांक के लिए इस्तेमाल करते हैं बिंदु को। तथा फिर ये दो बिंदुओं में अगर हमें दूरी निकालनी है, अंतर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, दूरी यानी अंतर, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। मतलब पहले चैप्टर में पूरे हमें क्या करना है, मूलभूत संबोध ही जानना है। क्योंकि अगर यह मूलभूत संबोध हम यहाँ जानेंगे तो ही आगे जाकर हमें क्या क्या पढ़ना है, और कौन कौन सी चीजें आने वाली अपने सामने, तो वो हम बेसिक से जान सकते हैं। उसके बाद है यूक्लिड की भूमिति। मतलब एक यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, उसके संदर्भ में या प्रथम चैप्टर में चर्चा की है, डिटेल में नहीं की है, लेकिन थोड़ा उसके संदर्भ में यूक्लिड की भूमिति, उसका यूक्लिड का जो प्रमेय है वो हमें इसमें पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। आगे दूसरा चैप्टर है समांतर रेखाएं। अब ये समांतर रेखाएं आपके सामने मैंने एक पिक्चर यहाँ रखा है, वो आपको समझ में आया होगा कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के कारण, या देखो एक दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, टेढ़ी रेखा है। ये दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, लेकिन ये जो तिर्यक रेखा जो है वो वहां हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसलिए वहां कोण बन गए। अब ये कोण बने तो इसके संदर्भ में उसके कुछ गुणधर्म रहते हैं, वो गुणधर्म हमें यहाँ पढ़ने हैं। अब ये कोण जो है वो संगत कोण की जोड़ी हो सकती है, एकांतर कोण की जोड़ी हो सकती है, बाह्य एकांतर कोण हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जो भी मैंने नाम लिए ये डरने वाली बात नहीं है, वो आपको संगत कोण और एकांतर कोण आप लोगों ने 7वीं 8वीं में कक्षा में सीखा है। तो बस इस साल हमें क्या करना है, उसका गुणधर्म जानना है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो ये संपूरक कोण होते मतलब क्या, संपूरक मतलब क्या, उसकी परिभाषा क्या, रैखिक युगल कोण मतलब क्या, एकांतर कोण क्या है, उसके गुणधर्म क्या है। अभी एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाएं क्या कहते हैं हम लोग उसे, समांतर रेखा। मतलब परस्पर कभी वो प्रतिच्छेदित न करने वाली, प्रतिच्छेदित कौन करती है, तिर्यक रेखाएं। तो उसके संदर्भ में हम यहाँ समांतर रेखाएं चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है समांतर रेखाओं की कसौटियां। देखो बच्चों, कसौटी मतलब उसमें कौन कौन से समांतर रेखाओं का गुणधर्म का उपयोग किया है, कसौटी कौन कौन सी इस्तेमाल की है। फॉर एग्जाम्पल
दो भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर उसकी तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतर कोणों का योगफल 180 हो तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। मतलब ये कसौटियां है, मतलब कौन सा तथ्य वहां रहेगा तो वो समांतर रहेगी, और अगर समांतर रेखाएं रहेगी तो उसके लिए क्या क्या कसौटियां है वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। उसमें एकांतर कोण कसौटी है, संगत कोण कसौटी है। एकांतर कोण कसौटी यानी अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और संगत कोण कसौटी यानी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये जो एकांतर कोणों की जोड़ी और संगत कोणों की जोड़ी है वो हमें ये समांतर रेखाओं की कसौटी में कैसे काम आती है और उसका क्या उपयोग है, ये हम आगे जाकर उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद है अंतर कोणों का प्रमेय। जो कसौटी मैंने बताया अंतर कोणों का उनका योगफल 180 होता है, तो यही उसका ये प्रमेय है, वो हमें पूरा डिटेल, ये शब्द आपको नया है, प्रमेय, उपपत्ति, साध्य, सिद्धता, ये सब ये भूमिति के प्रथम चैप्टर मूलभूत के संबोध उसमें हम चर्चा करेंगे। इसके बाद है बच्चों तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज। त्रिभुज आपको मालूम है तीन बिंदु, तीन रेखा है और तीन कोण से बनी बंधिस्त आकृति जो है वो है त्रिभुज कहलाते हैं। अब ये त्रिभुज में भी कुछ कोण होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला है त्रिभुज के दूरस्थ अंतर कोणों का प्रमेय। मतलब जो अंतर कोण, अंदर वाले कोण, अंतर कोण, वो अंतर कोण कहते हैं, और उसका जो प्रमेय है वो दूरस्थ अंतर कोणों का प्रमेय के नाम से जाना जाता है। कि त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतर कोणों के माप के योगफल के बराबर होता है। मतलब वो बाह्य कोण और अंतर कोण, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके संदर्भ में एक प्रमेय बना है, उसको हम दूरस्थ अंतर कोण के प्रमेय से जानेंगे और आगे जाकर उसे हल भी करेंगे। और आपको एक बता देता हूँ कि आपको मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का माप का योगफल कितना होता है बच्चों? 180। ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर से दोहरा देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोई भी त्रिभुज हो, वो तीन कोण है, तो वो तीन कोण का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए और होता ही है। ये उसका प्रमेय, और ये प्रमेय जो होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वहाँ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। वो प्रमेय वो यहाँ इंडिया में भी 180 डिग्री कहेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मापों का योगफल 180 है। अमेरिका में जाएंगे वहां भी वही बोलेंगे, केवल अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ये जो प्रमेय है वो यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं, ये ध्यान में रखना है बच्चों। और उसको हम कैसे सिद्ध करते हैं? उसमें प्रमेय में प्रमेय जो है उसके लिए फिर दत्त क्या है, साध्य क्या है, उपपत्ति क्या है, ये तीन शब्द मैंने यहाँ कहा है, दत्त, साध्य और उपपत्ति। तो ये जब हम कोई प्रमेय लेंगे तो उसमें आपको आपके सामने पेश करेंगे कि ये साध्य, दत्त, उपपत्ति क्या है। आगे जाकर देखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या है। उसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। त्रिभुज में बहुत सारे प्रकार है, तो उसमें यहाँ हमें 9वीं में समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय यह हमें देखना है। सम यानी समाद्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ऐसा दो समान, टोटल तीन भुजाएं रहती, उसमें कोई भी दो भुजा अगर समान रहे, सर्वांग सम रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका एक प्रमेय है, उसका हमें यहाँ डिटेल में पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो मैंने अभी कहा था कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री रहता है, तो उसमें देखो वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। 30 डिग्री,
60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो माप वाले त्रिभुज है उसके अलग अलग गुणधर्म हैं, वो हमें पढ़ने हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या कॉम्बिनेशन में रहता है 30, 60, 90, 45, 45, 90, है कि नहीं? ऐसे ये त्रिभुज के गुणधर्म रहते हैं। अ, उसके आगे हैं समरूप त्रिभुज। समरूप, कोई बड़ा रहे, बड़ा त्रिभुज रहे या छोटा त्रिभुज रहे, उसमें समरूप त्रिभुज कैसे है, ये हम इस समरूप त्रिभुज में चर्चा करेंगे। और लास्ट है कोण समद्विभाजक का प्रमेय। कोण समद्विभाजक मतलब त्रिभुज है, उसमें अगर हम एक कोई कोण से, किसी भी कोण से अगर हम एक माध्यिका का लाइन ड्रॉ किए अन्य किसी एक भुजा पर, तो वहाँ एक कोई कोण बन जाएगा और उसी को कोण समद्विभाजक, मतलब वो जो लाइन है वो त्रिभुज को दो समान भाग में बांटेगी। कोण समद्विभाजक का प्रमेय वो हम त्रिभुज चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद है बच्चों समकोण लंब समद्विभाजक का प्रमेय और समकोण त्रिभुज इत्यादि। समकोण त्रिभुज आपको तो मालूम है, समकोण 90 डिग्री वाला जो कोण है वो समकोण कहलाता है। और उसके संदर्भ में जो जो गुणधर्म है, जो जो सवाल है, वो आपको गुणधर्मों का अभ्यास करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा चौथा चौथा चैप्टर, जिसका नाम है त्रिभुजों की रचनाएं। मैंने पहले कहा है कि त्रिभुजों की रचना, रिक्त, चतुर्भुज, इसमें आपको कुछ रचनाएं करनी है, मतलब आपको खुद को ड्रॉ करना है, वो त्रिभुज निकालना है, आकृति बनाना है। तो आकृति बनाने के लिए आपके सामने दिए गए त्रिभुज के घटकों की जानकारी के आधार पर आपको त्रिभुज बनाना है। ऐसा ही नहीं बनाना अपने मन से, वहाँ कुछ जानकारी दी जाएगी। तो कौन कौन सी जानकारी दी जाएगी? आधार से संलग्न एक कोण, शब्द जरा गलत हुए, सॉरी। आधार से संलग्न एक कोण तथा शेष दो भुजाओं की लंबाई तथा उनका योग। मतलब आधार, कोई भी त्रिभुज में आधार रहता है तथा दो संलग्न भुजाएं रहती है, एक हाइपोटेनस यानी कर्ण विकर्ण भी रहता है। तो यह सब उनकी जो लंबाई या शेष भुजाएं, तो उनकी लंबाई का योग दिया जाता है। कभी कभी उनका अंतर यानी प्लस में एक बार दिए जाते, एक बार माइनस में दिए जाते। और लास्ट है परिमिति तथा आधार के कोण। परिमिति यानी सभी भुजाओं का क्या है, योगफल रहता है। तीन ही भुजा है, या तीन ही भुजाओं का क्या है, परिमिति यानी परिमिति यानी परि यानी सभी भुजाएं और मिति यानी मापना। जैसे हम भूमिति में देखें कि भू यानी जमीन, मिति यानी मापना, उसी तरह ये परिमिति शब्द है। परि यानी भुजाएं पूरी जितने भी है, और मिति यानी मापन करना। तो उसके संदर्भ में जो भी परिमिति दी जाएंगी, तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, कोण बनाना है। इसके बाद पांचवा चैप्टर है बच्चों चतुर्भुज। चतुर चतुर्भुज, उस शब्द में उसका अर्थ छिपा है बच्चों। चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा। या देखो मैंने आपके सामने एक आकृति ड्रॉ की है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, यानी ए बी सी डी, ये जो आकृति है ये चतुर्भुज कहलाती है। तो ये चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसमें देखो चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं कौन कौन सी? ए बी, कौन कौन सी है? ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है सी डी, और चौथा है ए डी। तो ये चार भुजाएं हो गई, चार बिंदु हो गए, चार कोण हो गए। अब ये चार कोण समान ही रहेंगे या अलग अलग रहेंगे, वो चतुर्भुज डिसाइड करेगा कौन सा है, इसके ऊपर है। तो चतुर्भुज यानी चार बिंदु, चार भुजाएं, चार कोण, जिससे वो आकृति बनती है, वो चतुर्भुज कहलाती है। ये हमें ध्यान में रखना है।
जब हम चतुर्भुज का चैप्टर चालू करेंगे वह हम ये सब चीजें जानेंगे ही। फिलहाल हम अल्प परिचय लेते हैं। तो चतुर्भुज में पहला हमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। ये आपके सामने जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज की है। वो देखो, जैसे हमने दूसरा चैप्टर है समांतर रेखा है, तो वह यहाँ दो समांतर रेखाएं भी है और दो तिर्यक लाइनें भी है। तो इससे भी देखो एक चतुर्भुज बन गया, उसी का नाम है समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आयत। आयत भी एक चतुर्भुज है। देखो उसमें चार भुजाएं, चार बिंदु, चार कोण है। उसके भी हमें। इसके बाद त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय। मतलब त्रिभुज की जो दो भुजाएं, उसका मध्य बिंदु का प्रमेय। मैंने पहले कहा था जैसे कोण समद्विभाजक है, वैसे ही त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय। मतलब अगर हमने किसी त्रिभुज में कोई एक लाइन रखी ए बी या बी सी या सी डी, उसका मध्य बिंदु जो रहेगा उसका वो चतुर्भुज त्रिभुज की त्रिभुज के संदर्भ में क्या क्या उसका गुणधर्म है, क्या क्या रिलेशन है, वो हमें वहां देखना है। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज की कसौटी। कि समांतर चतुर्भुज की कसौटी कौन कौन सी है और कौन कौन सी कसौटी होने के बाद वो समांतर चतुर्भुज रहेगा, ये हमें इस समांतर चतुर्भुज की कसौटी में पढ़ना है। इसके बाद वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं समान रहती है और सभी कोण 90 डिग्री के रहते हैं, वो वर्ग कहलाता है। इसके बाद है सम चतुर्भुज और लास्ट का है समलंब चतुर्भुज। तो टोटल हमें यहाँ 7 पॉइंट, सबसे बड़ा चैप्टर ये है चतुर्भुज, उसमें हमें टोटल 7 हमें उपघटक पढ़ने हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु का प्रमेय, समांतर चतुर्भुज की कसौटी, वर्ग, समचतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज। ये हमें 5वें चैप्टर यानी प्रथम सत्र का लास्ट चैप्टर जो रहेगा वहां तक हमें पढ़ना है बच्चों। लास्ट चैप्टर, सॉरी 6 चैप्टर है जो द्वितीय सत्र का पहला चैप्टर, छठवा रित। रित यानी सर्कल। इस सर्कल में हमें उसकी परिभाषा जाननी है और उसके जो रित कैसे बना है, कौन से उसके उपघटक हैं। उसमें पहला जीवा, परिधि, उसका माप कितना होता है, आधा रिक्त का कितना, पूरा रिक्त का कितना, ये जो बेसिक चीजें हैं वो सब हम ये रिक्त में जानेंगे। और फिर रिक्त की जीवा, जो जीवा है तो उसका गुणधर्म क्या है, उसके कौन कौन से वही प्रॉपर्टीज हैं, वो हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद रिक्त दो प्रकार के रहते हैं। पहले मैंने कहा था कि रिक्त दो है, कि एक अंतरिक्त है और एक परिरिक्त है। तो इसकी हमें रचना करनी है, हमें ड्रॉ करना है, आकृति बनाना है। कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, सामग्री देंगे, उसके आधार पर हमें क्या करना है, रिक्त के एक तो अंतरिक्त निकालना है या परिरिक्त की रचना करनी है। यह आपको ध्यान में रखना है कि अंतरिक्त क्या होता है और परिरिक्त क्या होता है, यह मैंने आपके सामने रखा है। या देखो बच्चों, ये रिक्त है। रिक्त में पॉइंट पी ये केंद्र बिंदु है। मतलब उसका वो संबोध है, मूलभूत संबोध है कि सेंटर पॉइंट, यानी रिक्त बिना सेंटर पॉइंट का बन नहीं सकता। तो ये मूलभूत संबोध पी यानी पॉइंट्स। देखो भूमिति के मूलभूत संबोध में पहला पॉइंट था बिंदु, तो ये पी बिंदु सेंटर केंद्र बिंदु है। इसके बाद पी ए, ये जो है ये आपको मालूम है त्रिज्या, यानी आर, स्मॉल आर त्रिज्या। केंद्र बिंदु से वृत्त तक जो अंतर है वो है त्रिज्या, और त्रिज्या सभी जगह सेम रहती है। फिर सी और डी, ये है जीवा सी डी।
ओके, ये सब जो है ये उसके मूलभूत संबोध है वृत्त के, वो इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद ये जीवा के गुणधर्म क्या क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखो आपके सामने ये डायग्राम जो दिख रही है, उसमें वो जो रिक्त है वो त्रिभुज के अंदर है, इसलिए उसे अंतर रिक्त कहते हैं। और ये आपके सामने है, इसमें देखो ये रिक्त बाहर से है, बाहर से यानी परी, बाहर से परी रिक्त। तो अगर हम रिक्त बाहर से निकालेंगे तो उसे परिरिक्त कहते हैं, और अंदर से निकालेंगे किसके, त्रिभुज के। यह दो कॉम्बिनेशन है डायग्राम का, एक है त्रिभुज और एक है रिक्त। अगर त्रिभुज के बाहर रिक्त रहेगा तो वो परिरिक्त, और त्रिभुज के अंदर रिक्त रहेगा तो वो अंतर्रिक्त कहते हैं। ये ध्यान में रख, अंतरिक्त और परिरिक्त, ये चार चार 3-3 मार्क के लिए ये आपको रचना करनी है, और बहुत सिंपल रहता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद है 7वां चैप्टर, निर्देशांक भूमिति। निर्देशांक भूमिति में मैंने पहले कहा था आपको कि आलेख पेपर की आवश्यकता है, और उसके ऊपर हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष, उसके समांतर रेखाएं ड्रॉ करनी है, निर्देश बिंदु के निर्देश दिखाने हैं। अक्ष कौन कौन से हैं, आरंभ बिंदु क्या है, और ये दो अक्ष से संबंधित उससे एक दूसरे से वो प्रतिच्छेदित करने के बाद वो 4 भाग में बढ़ती है, उसे चतुर्थांश कहते हैं। तो वो चतुर्थांश कौन कौन से है, रोमन अंक में 1 2 3 4 वो सब क्या है, और उसमें कौन कौन से चिन्ह, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वो कौन से आएंगे, वो सब हमें यहाँ पढ़ना है। निर्देशांक आ- आगे है, देखो यह बिंदु स्थापित कैसे करना है, रेखा का समीकरण क्या है, और ये निर्देशांक भूमिति जो है वो रेने देकार्त जो साइंटिस्ट है, वो मैंने आपके सामने रखा है उसका फोटो। रेने देकार्त, इन्होंने निर्देशांक भूमिति का खोज की है, और उसके हमें उस चैप्टर में चर्चा करनी है। इसके बाद है ये देखो, ये अक्ष आरंभ बिंदु तथा चतुर्थांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बाद लास्ट चैप्टर है, सॉरी 8 नंबर का चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय करना है, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों का संबंध क्या क्या है वो हमें पढ़ना है। उसमें साइन, कॉस, टैन ये सब बातें वहाँ जाननी है। उसके बाद है लास्ट चैप्टर पृष्ठफल तथा घनफल। उसमें शंकु का पृष्ठफल तथा घनफल और गोले का पृष्ठफल तथा घनफल या पढ़ना है। तो शंकु में कौन कौन सी चीजें होती है, हाइट, लंबाई, त्रिज्या, जीवा, सर्कल, त्रिभुज, ये सब चीजें हमें याद जाननी है। पृष्ठफल तथा घनफल का सूत्र तैयार करना है, और उसके ऊपर से हमें क्या करना है, उसका प्रॉब्लम हल करना है बच्चों। उसके बाद गोले का पृष्ठफल तथा घनफल हमें यहाँ निकालना है, आधा गोला और पूरा गोल। इस ये 9वें चैप्टर में पृष्ठफल तथा घनफल में आपके सामने पेश होगा, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। ये पूरा चैप्टर मैंने आपके सामने रखे, पहले से लेकर 9 तक। ये हमें पूरे साल में पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चा, क्या सर प्रॉब्लम रेखा है? का समीकरण कैसे करेंगे? क्या क्या? सर रेखा का समीकरण कैसे करेंगे? रेखा का समीकरण। हाँ हाँ, वो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, इस अभी ये चैप्टर जो है अभी आज का जो है वो खाली अल्प परिचय था। वो जब वो निर्देशांक भूमिति जो स्टार्टिंग होगा पॉइंट्स, वो तब उसमें हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे बच्चे। आज खाली वो इंट्रोडक्शन था कि भूमिति क्या है, कौन कौन से चैप्टर का उसमें समावेश है, और क्या क्या पढ़ना है। ये आज खाली परिचय देना है कि आप उससे अनजान थे भूमिति में, भूमिति शब्द से। तो आज हम खाली उसके संदर्भ में आपको
एक पहचान करा दिए और आगे जाकर हर एक जो आपके डाउट्स रहेंगे, जो टॉपिक जो है मेन पॉइंट उसके अंदर, वो हम वहाँ हल करेंगे बच्चों। वो आगे जाकर हम आपको बता ही देंगे बच्चों। हाँ, ये आज खाली अल्प परिचय है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और कुछ? हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोल, हाँ बोलो। सर छठे चैप्टर का एक बार आप फिर से बताएंगे? आवाज नहीं आया? नहीं हेलो, फिर से बोलिए। सर, आप एक बार छठे चैप्टर का फिर से बताएंगे? के जो सभी बच्चों को जो आप आज मेरे सत्र में जुड़ गए थे, वो हम आज सब क्या क्या पढ़े हम लोग आज कि भूमिति में कौन-कौन भूमिति का परिभाषा क्या है, और भूमिति में कौन-कौन से चैप्टर है, और उसमें कौन-कौन से उपघटक है, आज हमने आपके सामने रखे हैं, और आगे जाकर हर एक एक-एक चैप्टर का जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।